दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इतनी मिस्टीरियस मुस्कान के साथ देखा है जितनी आज अब्दुल के चेहरे पर है? आज गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा जिसके बारे में न तो हमारे गूगल बॉय भिड़े को पता है, न ही जासूस टप्पू सेना को खबर है। अब्दुल ने आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को एक ऐसे सरप्राइज का वादा किया है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। अब्दुल की आंखों में एक अजीब सी खुशी है, जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो, लेकिन भिड़े के माथे पर पसीने की बूंदें बता रही हैं कि उसे डर है कि कहीं ये सरप्राइज सोसाइटी में कोई नया हंगामा ना खड़ा कर दे। आखिर क्या है अब्दुल का वो टॉप सीक्रेट प्लान? क्या अब्दुल शादी कर रहा है? क्या वो सोसाइटी छोड़ रहा है? या फिर वो गोकुलधाम का सेक्रेटरी बनने वाला है? कहानी की शुरुआत होती है सोसाइटी के कंपाउंड से, जहां सुबह का सुहाना मौसम है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है, लेकिन हमारा अब्दुल पूरी एनर्जी में है। अब्दुल अपनी साइकिल को ऐसे धो रहा है जैसे कोई अपनी नई नवेली फरारी या मर्सिडीज को चमका रहा हो। उसके हाथ में एक मग है, दूसरे हाथ में एक पुराना कपड़ा है। वो बड़े प्यार से एक एक इंच को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा है। साइकिल की घंटी, हैंडल, चेन कवर सब आईने की तरह चमक रहे हैं। अब्दुल के चेहरे पर एक संतोष है, जैसे वो किसी बच्चे को नहला रहा हो। तभी वहां एंट्री होती है हमारे सोसाइटी के पानी बचाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर आत्माराम तुकाराम भिड़े की। भिड़े की चाल में एक अकड़ है। कुर्ता एकदम कड़क इस्त्री किया हुआ है और नजरें सीधे अब्दुल की बाल्टी पर हैं। भिड़े पास आता है, अपनी चश्मे को नाक पर ठीक करता है और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोलता है, क्या बात है अब्दुल, आज साइकिल को कुछ ज्यादा ही चमका रहे हो। कहीं इसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भेजने का इरादा तो नहीं है? अब्दुल, जो अपनी धुन में मगन था, मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे भिड़े भाई, जैसे आपके लिए आपका सखाराम जिगर का टुकड़ा है ना, वैसे ही ये साइकिल मेरे लिए बहुत खास है। मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है। इस पर थोड़ी सी धूल चढ़ गई थी तो सोचा इसे नहला धुला कर नया जैसा कर दूं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन भिड़े भिड़े है, वो बिना नुक्स निकाले कैसे रह सकता है? उसकी नजर बाल्टी में रखे पानी पर जाती है। भिड़े का टोन बदल जाता है, वो एक टीचर के मोड में आ जाता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है अब्दुल, साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन पानी का इस्तेमाल जरा लिमिट में करना। हाँ, तुम्हें पता है ना दुनिया में पानी का संकट कितना गहरा रहा है। एक एक बूंद कीमती है अब्दुल, एक एक बूंद। भिड़े के दिमाग में शायद उस वक्त पानी के मीटर की रीडिंग चल रही थी। उसे लग रहा था कि अब्दुल बाल्टी से नहीं बल्कि सोसाइटी के बैंक बैलेंस से पानी निकाल रहा है। अभी भिड़े का लेक्चर शुरू ही हुआ था कि वहां एंट्री होती है तूफान एक्सप्रेस यानी हमारे पोपटलाल की। पोपटलाल आज फुल मूड में लग रहा है। उसके हाथ में उसका छाता है और जबान पर तीखी मिर्ची। पोपटलाल ताली बजाते हुए आता है। वाह भिड़े वाह, मान गए तुझे। कितना दोगला है तू भाई, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भिड़े चौंक जाता है। उसे लगा था पोपटलाल उसकी तारीफ करेगा। दोगला? ए पोपटलाल, जबान संभाल कर बात कर, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। पोपटलाल हंसता है। सेक्रेटरी है तो क्या हुआ, सच तो सच रहेगा ना। तू अभी अब्दुल को पानी बचाने का ज्ञान दे रहा है, लेक्चर झाड़ रहा है, और खुद खुद जब अपने उस खटारा सखाराम को नहलाता है तो बाल्टी भर भर के पानी बहाता है। तब तुझे दुनिया का जल संकट याद नहीं आता? तब तेरी वो बूंद बूंद वाली थियरी कहाँ चली जाती है? दोस्तों, पोपटलाल ने आज भिड़े की दुखती नस पर हाथ डाल दिया। इसे कहते हैं कोल्ड रोस्ट। भिड़े का चेहरा लाल हो जाता है, वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। पोपटलाल, मैं कोई बाल्टी भर भर के सखाराम को नहीं नहलाता हूँ। इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं सिर्फ एक ही बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता हूँ, और वो भी उस बाल्टी में पानी आधा होता है। मैं पानी की एक एक बूंद गिन गिन के सखाराम के ऊपर डालता हूँ। भिड़े की ये बात सुनकर वहां खड़ा अब्दुल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया होगा। मतलब हद है, पानी की बूंदें गिनना। पोपटलाल ने तुरंत कैच किया। अच्छा तो फिर बता, सखाराम को नहलाने में कितनी बूंदें लगती हैं? 5,000, 10,000, या तू कैलकुलेटर लेकर बैठता है? भिड़े अब बुरी तरह फंस चुका था। वो चिढ़कर झल्लाते हुए बोलता है, अरे पोपटलाल, वो बोलने की पद्धति होती है, मुहावरा है भाई, बूंदे थोड़ी कोई गिनता है। अभी हम लोग जब बोलते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो क्या सच में हम लेबोरेटरी लेकर बांटते हैं दूध और पानी अलग करने? काय बोलतो इस तू? भिड़े का तर्क देखिए दोस्तों। जब वो फंसा तो उसने मुहावरों का सहारा ले लिया, लेकिन पोपटलाल छोड़ने के मूड में नहीं था। मुहावरा होगा तेरा, लेकिन तू पानी वेस्ट करता है, ये हकीकत है। तभी वहां हमारे जेठालाल और परम मित्र तारक मेहता की एंट्री होती है। जेठालाल हमेशा की तरह मस्ती में झूमता हुआ आ रहा है। जेठालाल माहौल को गर्म देखकर पूछता है, क्या हुआ भिड़े, सुबह सुबह किसका क्लास ले रहे हो? और क्या किया हमारे पोपटलाल ने?
पोपटलाल तुरंत बोल पड़ता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया जेठालाल, ये भिड़े अब्दुल को लेक्चर दे रहा था और मैंने इसे आईना दिखाया तो इसे मिर्ची लग गई। जेठालाल जो अक्सर आधी बात सुनता है वो अब्दुल की तरफ मुड़ता है। अब्दुल के हाथ में गीला कपड़ा देखकर जेठालाल बड़े प्यार से पूछता है, अरे अब्दुल कैसा है दोस्त? सॉरी यार मैंने देखा ही नहीं, क्या धो रहे थे तुम, कपड़े? अब्दुल बेचारा सीधा साधा जवाब देता है, नहीं जेठा भाई, साइकिल धो रहा था। जेठालाल को अभी भी मामला समझ नहीं आया। वो मासूमियत से पूछता है, तो इसमें झगड़े की क्या बात है? साइकिल ही तो धो रहा है, किसी का पाप तो नहीं धो रहा। पोपटलाल फिर से पूरी रामायण सुनाता है, अरे जेठालाल बात धोने की नहीं है, बात भिड़े के डबल स्टैंडर्ड की है। ये खुद सखाराम के लिए नदियां बहा देता है और अब्दुल को पानी बचाने का पाठ पढ़ा रहा है। भिड़े तिलमिला उठता है, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समझा रहा था। जेठालाल मजे लेते हुए कहता है, नहीं नहीं भिड़े झूठ मत बोल, लेक्चर तो दे ही रहा होगा क्योंकि वो तो तेरी एकदम पसंदीदा चीज है ना। तुझे तो नींद में भी लेक्चर देने की आदत है। भिड़े अपनी हिंदी सुधारने का मौका नहीं छोड़ता। जेठालाल पहले तो वो पसंदीदा नहीं पसंदीदा होता है, उच्चारण सही करो। और तुम कहाँ चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो, तुम्हें पता भी है यहाँ हुआ क्या है? जेठालाल इधर उधर देखता है, फिर अपनी शर्ट झाड़ते हुए बोलता है, अरे भिड़े छोड़ो ना यार, मेरी साइकिल को लेकर आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? सुबह सुबह मूड खराब मत करो। सब लोग जेठालाल की बात सुनकर अपना माथा पीट लेते हैं। जेठालाल का टैलेंट अलग ही है, वो किसी भी टॉपिक को अपनी दुनिया में ले जाता है। जेठालाल अब्दुल की साइकिल की तरफ देखता है। साइकिल काफी पुरानी लग रही है, जगह जगह से पेंट उतरा हुआ है। जेठालाल एक सलाह देता है, वैसे अब्दुल एक बात कहूं, ये तेरी साइकिल अब बहुत पुरानी हो गई है दोस्त, रिटायरमेंट मांग रही है। अभी तो आजकल मार्केट में छोटे छोटे मस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई है, बिना आवाज के चलते हैं। तू क्यों नहीं ये साइकिल बेचकर एक स्कूटर ले लेता, तेरा काम भी आसान हो जाएगा। भिड़े को यहाँ भी अपना टांग अड़ाना था। वो बोलता है, हाँ अब्दुल आइडिया बुरा नहीं है, और तुम अपनी ये पुरानी साइकिल ना जेठालाल को दे दो। क्या है ना, ये साइकिल पे दुकान आएगा जाएगा, थोड़ी कसरत होगी तो इसका ये जो पेट बाहर आ रहा है ना वो कम हो जाएगा। भिड़े ने जेठालाल के पेट पर सीधा निशाना साधा। जेठालाल ने अपनी तोंद पर हाथ फेरा और भिड़े को घूरते हुए बोला, भिड़े मेरा पेट मुझे नहीं नड़ रहा है, तुझे क्यों इतना नड़ रहा है भाई? मेरे पेट से तुझे क्या समस्या है? क्या ये तेरी बैल्कनी में आ रहा है? अब्दुल भावुक हो जाता है। वो साइकिल के हैंडल पर हाथ फेरते हुए बोलता है, नहीं जेठा भाई, भिड़े भाई, ये साइकिल मैं कभी नहीं बेचूंगा। ये मेरे अब्बा की निशानी है। मेरे लिए ये सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। ये मेरे लिए एकदम खास है। अब्दुल की बात सुनकर वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सबका दिल पिघल जाता है। वाकई हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती, कुछ चीजें इमोशन होती हैं। लेकिन पोपटलाल को तो लॉजिक झाड़ना था। वो जेठालाल की तरफ मुड़ता है, अरे जेठालाल, तुम अब्दुल को स्कूटर लेने की सलाह दे रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं एक कार लेने थे? इतनी बड़ी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो, इतना पैसा बचा के क्या करोगे? ऊपर साथ लेकर जाओगे क्या? जेठालाल मुस्कुराता है। ये सवाल उससे कई बार पूछा गया है। जेठालाल बोलता है, अरे भाई पोपटलाल, बात पैसे बचाने की नहीं है, भगवान की दया से सब ठीक है। लेकिन एक तो क्या है ना, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत कंटाला है। कौन क्लच दबाए, गियर बदले, ब्रेक मारे, उफ। पोपटलाल तुरंत सोल्यूशन देता है, तो एक ड्राइवर रख लो, सेठ लोग खुद थोड़ी चलाते हैं। अब जेठालाल जो जवाब देता है वो हर मुंबईकर का दर्द और जेठालाल का आलस दोनों बयान करता है। जेठालाल हाथ नचाते हुए समझाता है, अरे भाई समझो मेरी बात, मुझे घर से दुकान जाना है और दुकान से घर, बस उसके लिए मैं पहले लाखों की गाड़ी खरीदूं, फिर एक ड्राइवर रखूं, उसकी पगार का टेंशन, फिर दुकान के पास पार्किंग मिले ना मिले उसका रोज का सिरदर्द, ट्रैफिक में फंसो तो अलग टेंशन। और आजकल पेट्रोल के भाव देख रहे हो, सोने की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसके बदले भाई हमारी रिक्शा टैक्सी क्या बुरी है भाई? जब जहां जाना हो हाथ दिखाया, रिक्शा रोकी, राजा की तरह पीछे बैठे, हवा खाते हुए शांति से पहुंच गए। ना पार्किंग की मगजमारी, ना पेट्रोल का खर्चा, ना ड्राइवर की किटकिट। इसे कहते हैं स्मार्ट लिविंग। अब्दुल ताली बजाता है, वाह जेठा भाई, बात तो आपने पते की एकदम 100% सच। पोपटलाल जो जेठालाल को कार खरीदने के लिए मना रहा था, वो भी कन्विंस हो जाता है। बात तो सही है जेठालाल, वैसे भी ट्रैफिक बहुत है। चलो फिर आओ जेठालाल, मिलकर रिक्शा ढूंढते हैं। अब सीन बदलता है। शाम का समय है, सूरज ढल चुका है और गोकुल धाम के पुरुष मंडल का अड्डा यानी अब्दुल की सोडा शॉप सज चुकी है। हाथी भाई आते हैं और बेंच पर धड़ाम से बैठते हैं। बेंच चरमराती है और बाकी बैठे लोग, भेड़े और सोढ़ी, ऐसे उछलते हैं जैसे भूकंप आया हो। सोढ़ी अपना बैलेंस बनाते हुए बोलता है, अरे अब्दुल, जल्दी से कड़क सोडा पिलाओ यार, आज थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, लस्सी के ऊपर पराठे खा लिए।
मेहता साहब जो हमेशा फिट दिखते हैं, आज वो भी पेट पर हाथ फेर रहे हैं। उफ, मेरा पेट भी आज थोड़ा भारी हो गया है। जेठालाल चौंक जाता है। मेहता साहब और भारी पेट, ये तो चमत्कार है। अरे मेहता साहब, कुछ समझ में नहीं आई आपकी बात। वो घास फूस, मेरा मतलब है अंजलि भाभी का वो डाइट फूड खा के पेट कैसे भारी हो गया? क्या आज करेले का जूस ज्यादा पी लिया? मेहता साहब के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान आती है। वो खुश होकर बोलते हैं, नहीं जेठालाल, आज किस्मत मेहरबान थी। आज अंजलि ने डाइट फूड से छुट्टी दे दी है। आज घर में पार्टी थी, इसलिए मलाई कोफ्ता, स्टफ पराठा, शाही पुलाव और कढ़ी, ये सब खाने को मिला है। मेहता साहब जब ये मेन्यू बता रहे थे तो उनके मुंह से टपकती लार साफ महसूस की जा सकती थी। जेठालाल और पूरी पुरुष मंडली खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। वाह भाई वाह, वाह वाह, सोडी भंगड़ा करने के मूड में आ जाता है। ओए अंजलि भाभी दी हो गई, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया भाभी ने। जेठालाल मेहता साहब की टांग खींचता है। वैसे मेहता साहब, ये तालियां आपके लिए नहीं, अंजलि भाभी की दरिया दिली के लिए हैं, हाँ, कि उन्होंने आपको एक दिन के लिए इंसान वाला खाना नसीब होने दिया। हाथी भाई अपनी जीभ लपलपाते हुए बोलते हैं। मेहता साहब, कोफ्ता, पुलाव, ये सब सुन के तो मुंह में पानी आ गया। वैसे आपको हमें भी बुलाना चाहिए था ना, हम आपकी खुशी में और खाने में शामिल हो जाते। सोढ़ी जोर से हंसता है। तभी हमारे कविराज रतन भाई, जो अब तक चुप थे, मौका देखकर चौका मारते हैं। इसी बात पे एक दोहा सुना देता हूँ। इरशाद। जेठालाल डरते डरते बोलता है, हाँ सुनाओ सुनाओ। मन में, अब ये कौन सा बम फोड़ेगा? रतन भाई शुरू होते हैं। लाग्यो भातड़ो अति मीठो, मनड़ो रुक्यो ना कोई, पेट पुकारे अब तो बस, क्यों दुख देवे मोय। सब लोग रस्म अदायगी में वाह वाह करते हैं। जेठालाल, जिसे एक शब्द समझ नहीं आया, वो भी जोश में बोलता है, क्या बात है रतन भाई, बहुत बढ़िया। मेहता साहब, जो जेठालाल को अच्छे से जानते हैं, पूछते हैं, तुम्हें समझ में आ गया जेठालाल? जेठालाल कॉन्फिडेंस से बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अरे बहुत सिंपल है। मेहता साहब, तो समझाओ। जेठालाल फंस गया। वो हकलाने लगता है। वो रतन भाई कह रहे हैं कि मीठा भात, मतलब मीठे चावल इतने अच्छे लगे कि कोई रुका ही नहीं, सब भाग गए। रतन भाई अपना माथा पीट लेते हैं और सही मतलब समझाते हैं। जेठालाल भाई, इसका मतलब है भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि मन अपने आप को रोक नहीं पाया। इंसान खाता गया और अब पेट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बस कर पापी, और कितना ठोसेगा, क्यों दुख देवे मोय, मतलब पेट दुख रहा है ज्यादा खाने से। जेठालाल अब जाकर समझता है। ओ वाह वाह रतन भाई, समझ के और मजा आ गया, क्या डीप मीनिंग है। फिर सोढ़ी अपनी सोडा की बोतल खत्म करके डकार लेता है। अरे अब्दुल, आज तो सोडा पी के मजा आ गया, दिल खुश हो गया। अब्दुल मुस्कुराता है। मस्तच मस्तच। अब चर्चा का विषय बदलता है। जेठालाल, जिसे खाने का बहुत शौक है, एक नई जानकारी साझा करता है। वैसे दोस्तों, खाने की बात निकली है तो बता दूं, मैंने आज अखबार में एक ऐसी महंगी मिठाई के बारे में पढ़ा जिसे खरीदना हम जैसे आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। सोढ़ी उत्सुकता से पूछता है, ओ भाई, ऐसी कौन सी मिठाई है, क्या उसमें हीरे लगे हैं? जेठालाल सस्पेंस बनाता है। अये आत्माराम, तूने भी पढ़ा होगा ना, बता तो दे, ये थी कौन सी मिठाई? भिड़े आगे आता है। हाँ, वो मिठाई ऐसी है कि वो परवड़ेगी नहीं किसी को, उसका नाम सुनकर ही जेब खाली हो जाए। जेठालाल, अरे भाई क्या बात कर रहा है भिड़े, अरे महंगी मिठाई मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी महंगी होगी? काजू कतली 1000 की है, ये 2000 की होगी। भिड़े खुलासा करता है। नहीं जेठालाल, उस मिठाई का नाम है स्वर्ण कतली। जेठालाल, स्वर्ण कतली मतलब सोने की कतली? अय्यर, जो साइंटिस्ट है, लॉजिक लगाता है। भाई काजू कतली सुना है, पिस्ता कतली सुना है, ये स्वर्ण कतली क्या होती है? क्या इसमें सोना खाते हैं? भिड़े ज्ञान देता है। पोपटलाल, अय्यर भाई, उस मिठाई में असली गोल्ड का इस्तेमाल होता है। उस मिठाई के ऊपर सोने की मोटी परत लगी होती है, और सोना भी ऐसा वैसा नहीं, शुद्ध 24 कैरेट सोना। जेठालाल की आंखें फैल जाती हैं। ओहो हो, तो ये मिठाई क्या बनती कहाँ है, दुबई में या स्वर्ग में? सोड़ी, ओ लेकिन भेड़ू, ये कितनी महंगी होगी? भेड़े एक लंबा पॉज लेता है और फिर बम फोड़ता है। उस महंगी मिठाई का दाम है 1 किलो के 2 लाख रुपए। सब लोग ऐसे चौंकते हैं जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। सोड़ी, 2 लाख? जेठालाल, 2 लाख रुपए 1 किलो का? भाई इसमें तो एक नैनो कार आ जाएगी। हाथी भाई, 2 लाख रुपए, इसमें तो मैं पूरी दुकान खरीद लूं मिठाई की। अय्यर, 2 लाख में कितने पीसेस आते होंगे? जेठालाल तंज कसता है।
जेठालाल तुम मंगवाओ ना 1 किलो, फिर गिनते हैं बैठकर। हाथी भाई अपने दिमाग में गणित लगाते हैं। यानी अगर 1 किलो में 40 पीस भी हुए तो एक कतली 5,000 रुपए की। बाप रे, 5,000 की एक बाइट! मैंने तो सुन के ही टेस्ट कर लिया, पेट भर गया मेरा। पोपटलाल जो हमेशा पैसे बचाता है बोलता है, अबे ये कुछ ज्यादा ही महंगी है। हाँ, कौन खाता होगा इसे? और खाने के बाद क्या पेट में सोना जमता होगा? मेहता साहब दार्शनिक अंदाज में बोलते हैं, भाई सोने के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे बारिश गिरने पे जंगल में घास बढ़ती है, आसमान छू रहे हैं दाम। जेठालाल एक जोक मारता है, ओहो हो, अरे आजकल तो किसी के पास चांदी होना भी चांदी होने के बराबर है। अय्यर फिर कंफ्यूज, मतलब चांदी के भाव इतने बढ़ गए हैं कि अगर किसी के पास चांदी है तो उसकी चांदी ही चांदी है ना। जेठालाल अपना सिर पीट लेता है, अरे अय्यर भाई तुम रहने दो, मुहावरों का खून मत करो। अब्दुल भी चर्चा में शामिल होता है, अरे जेठा भाई, सोने चांदी के भाव ऐसे बढ़ने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग पीतल के गहने पहनकर शादियों में जाएंगे। जेठालाल हंसता है, अरे पीतल छोड़ अब्दुल, एल्यूमिनियम। लोग एल्यूमिनियम ने गहने पहनेंगे। सोचो, दुल्हन ने एल्यूमिनियम का हार पहना है और दूल्हे ने स्टील की अंगूठी। सब लोग इस बात पर हंसने लगते हैं। बात पुराने जमाने पर आती है। भिड़े जो हमेशा हमारे जमाने में का राग लापता है शुरू हो जाता है, अरे हमारे जमाने में रावण की सोने की लंका होती थी। जेठालाल तुरंत टोकता है, हमारे जमाने में? मतलब तू रावण के जमाने का है? तू कितने लाख साल पुराना है भाई? डायनासोर को देखा है तूने? भिड़े झेम जाता है, अरे कहने का तात्पर्य वो नहीं है जेठालाल, मतलब पौराणिक काल में भारत के पास कितना सोना था, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। मेहता साहब सहमति जताते हैं, बिल्कुल, हमारा इतिहास गवाह है कि भारत संपन्न था। रतन भाई एक और दोहा सुनाते हैं, स्वर्ण चिड़ीरो देसियो, जगमा मोटो नाम। जेठालाल फिर मतलब पूछता है और रतन भाई समझाते हैं कि भारत का तन चांदी जैसा और मन राम जैसा पवित्र था। पोपटलाल फिर से महंगाई पर आता है, लेकिन आज देखो तो तोले का भाव 1.25 लाख रुपया हो गया है। भिड़े, छी, अरे मेरे दादाजी बताते थे कि उनके जमाने में 1 तोले की कीमत थी सिर्फ 5,000 रुपए। जेठालाल, अरे तू 5,000 की बात कर रहा है, बापूजी बता रहे थे उनके जमाने में 50 रुपए तोला था सोना। बोलो 50 रुपए? हाथी भाई, 50 रुपए? आज के टाइम में तो 50 रुपए में 2 अच्छे वड़ा पाव भी नहीं आते। पोपटलाल अफसोस जताता है, जेठालाल, काश चंपक चाचा जी ने उस जमाने में 50 रुपए का बहुत सारा सोना खरीद लिया होता तो आज तुम गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं किसी महल में रह रहे होते। जेठालाल एक बहुत प्यारी बात बोलता है, अरे भाई अच्छा हुआ नहीं खरीदा, क्योंकि अगर मैं महल में रहता तो मुझे गोकुलधाम सोसाइटी जैसे पड़ोसी कहाँ मिलते। ये प्यार, ये अपनापन, ये सोने से भी महंगा है पोपटलाल। सब लोग जेठालाल की बात पर इमोशनल हो जाते हैं। सही बात है जेठा भाई, पोपटलाल को चिढ़ाते हैं हाथी भाई। पोपटलाल, जिस हिसाब से सोने के भाव बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारी शादी बहुत महंगी पड़ने वाली है। गहने कैसे बनवाओगे? पोपटलाल कॉन्फिडेंस से बोलता है, कोई टेंशन नहीं हाथी भाई, मैंने अपनी भावी पत्नी के लिए पहले से सोना खरीद कर रखा है, स्मार्ट हूं मैं। जेठालाल भी बोलता है, वाह, मैंने भी सोनू की शादी के लिए, मतलब टप्पू की शादी के लिए थोड़ा बहुत सोना रखा है। भिड़े भड़क जाता है, ए जेठालाल, मेरी सोनू का नाम मत ले, मेरी सोनू के लिए मुझे किसी के सोने की जरूरत नहीं है। जेठालाल, अरे मैं तो बस मदद कर रहा था, मान ले लड़के वाले यानी टप्पू ने मना कर दिया कि हमें सोना नहीं चाहिए तो? भिड़े, मुझे ऐसे लड़के वाले चाहिए ही नहीं, और टप्पू तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जेठालाल बात को घुमा देता है, काही वर्षानी कड़ेल तुला, कुछ सालों में पता चलेगा तुझे, अभी छोड़, घर चलते हैं। सब लोग जाने लगते हैं। सोढ़ी जमवाही लेता है, यार ये सोना सोना बहुत हुआ, अभी घर जाकर सोना यानी स्लीप भी है। मेहता साहब, ना सोड़ी भाई, नींद वाला सोना भी बहुत महंगा हो गया है। आजकल चैन की नींद आती कहाँ है, काम का टेंशन, बॉस का टेंशन। तभी जब सब जाने वाले होते हैं, अब्दुल उन्हें पीछे से आवाज देता है, अरे अरे रुको रुको, 1 मिनट, मैं आप सबसे एक बहुत जरूरी बात कहना भूल गया। जेठालाल रुकता है, क्या हुआ अब्दुल, बिल मांगना है क्या? अब्दुल की आंखों में वही शरारती चमक आ जाती है, नहीं जेठा भाई, कल बहुत बड़ा दिन है, कल सुबह आप लोग सोसाइटी में ही रहना, कहीं मत जाना, सब लोग कंपाउंड में जमा हो जाना। जेठालाल हैरान, क्यों, कल क्या है, कोई मंत्री आने वाला है? अब्दुल खुशी से झूमते हुए बोलता है, कल एक सरप्राइज है। सोढ़ी उत्सुकता से पूछता है, ओ अब्दुल, क्या सरप्राइज है, बता दे यार। अब्दुल राज गहराते हुए बोलता है,
नहीं नहीं, वो मैं कल ही बताऊंगा। अभी बता दिया तो सरप्राइज कैसा? बस इतना समझ लो, मजा आने वाला है। और अब्दुल वहां से अपनी चमचमाती साइकिल लेकर सीटी बजाते हुए चला जाता है। पीछे छोड़ जाता है एक बड़ा सवाल, क्या है वो सरप्राइज? जेठालाल, अरे भाई ये बता के जाता तो ठीक था, अब रात भर नींद नहीं आएगी। हाथी भाई, कहीं खाने का सरप्राइज तो नहीं? सीन कट होता है और हम देखते हैं भिड़े का घर। रात का समय है, भिड़े अपने हॉल में पागलों की तरह इधर उधर टहल रहा है। उसके चेहरे पर वही टेंशन वाला एक्सप्रेशन है। माधवी टेबल पर बैठकर दाल साफ कर रही है। वो भिड़े को देख देख कर थक चुकी है। अहो, क्या हो गया? अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? कोई मंत्र पढ़ रहे हो क्या? भिड़े रुकता है। अरे माधवी, तुम्हें पता नहीं है, कल सुबह अब्दुल सबको सरप्राइज देने वाला है। माधवी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। क्या सरप्राइज है? भिड़े झुंझलाता है। अरे वही तो सोच रहा हूं माधवी, अब्दुल जैसा सीधा आदमी सरप्राइज की बात कर रहा है। कहीं कहीं वो वापस दुकान बेचकर गांव तो नहीं जा रहा? माधवी उसे शांत करती है। अहो, नेगेटिव क्यों सोचते हो? वो खुश था ना, तो कुछ अच्छा ही होगा। भिड़े का जासूस दिमाग चलता है। मुझे अभी पता लगाना होगा। टप्पू सेना, हाँ, अब्दुल और टप्पू सेना की अच्छी बनती है। सोनू को पता होगा। वो सोनू को आवाज लगाता है। सोनू आती है। क्या हुआ बाबा? भिड़े, बेटा तुम्हें पता है कल अब्दुल क्या सरप्राइज देने वाले हैं? सोनू हैरान। हैं? सरप्राइज? मुझे तो नहीं पता। अब्दुल अंकल ने हमें कुछ नहीं बताया। अब भिड़े का डर डबल हो जाता है। देखा माधवी, अब्दुल ने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। मतलब मामला गंभीर है। कोई ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं, जरूर कोई बड़ा धमाका होने वाला है। माधवी बोलती है, अहो शांत हो जाओ, बाल झड़ जाएंगे आपके टेंशन से। सीन कट होकर मेहता साहब के घर का दृश्य आता है। मेहता साहब अपना ऑफिस बैग पैक कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान घड़ी पर है। ये 9 बजने वाले हैं। अब्दुल जल्दी से सरप्राइज दे दे तो अच्छा है, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अंजलि आती है। अरे वाह, आपको सरप्राइज का बड़ा इंतजार है, बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रहे हैं। मेहता साहब अपना दर्द बयान करते हैं। अंजलि, मुझे सरप्राइज का इंतजार नहीं है, मुझे मेरे खड़ूस बॉस का डर है। अगर अब्दुल के सरप्राइज के चक्कर में मैं ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस मुझे सरप्राइज दे देगा। अंजलि पूछती है, कैसा सरप्राइज? मेहता साहब, पिंक स्लिप, नौकरी से निकाल देंगे। कहेंगे, महते, अगर तुझे लेट आने का इतना ही शौक है तो घर पे ही लेटे रहे, मेरी कंपनी क्या धर्मशाला है? अंजलि अपना अंजलि वाला सुझाव देती है। तो लेट होने का कोई बहाना बना दीजिए ना, आप तो राइटर हैं, कहानियां बनाने में एक्सपर्ट हैं। मेहता साहब, क्या बहाना बनाऊं, रोज रोज ट्रैफिक का बहाना नहीं चलता। अंजलि, कह दीजिए कि मेरी सासू माँ की, यानी आपकी सासू माँ की तबीयत खराब है। मेहता साहब अंजलि को घूरके हैं। वाह अंजलि वाह, तबीयत खराब करने के लिए मेरी माँ, मतलब तुम्हारी माँ ही मिली? कुछ और सोचो। मेहता साहब हड़बड़ाकर बोलते हैं, ठीक है, मैं कह दूंगा कि कल रात डाइट फूड, मेरा मतलब है बाहर का खाना खाने से पेट में दर्द हो गया था। अंजलि उन्हें शक की निगाह से देखती है। मेहता साहब समझ जाते हैं कि गलत जगह पंगा ले लिया। सॉरी, मैं कुछ और सोचता हूँ, बस ये अब्दुल जल्दी आ जाए। और जाने से पहले एक छोटी सी झलक अगले एपिसोड की। पोपटलाल बाहर खड़ा है, हाथ में फोन है। संपादक यानी फोन पर, पोपटलाल, ब्रेकिंग न्यूज़ है, चोर चुनीलाल ताला तोड़े। जो मशहूर चोर है वो अभी जेल से छूटने वाला है, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले। तुम अभी जाओ और उसका इंटरव्यू लो। पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस का आईडी कार्ड पहनकर एक रंग बिरंगे कपड़े पहने आदमी के पास जाता है जो जेल से बाहर आ रहा है। पोपटलाल, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हूँ। सुना है तुम चुटकी बजाते ही बड़े बड़े ताले तोड़ देते हो। वो आदमी यानी चुनीलाल हंसता है। अरे सब अफवाह है भाई, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। पोपटलाल कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, तू कितना भी मना कर, मुझे पता है तू एक नंबर का शातिर चोर है और पोपटलाल तेरा सच सामने लाकर रहेगा। तो दोस्तों, क्या अब्दुल का सरप्राइज और इस चोर का जेल से छूटना, कहीं इनका आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार हाई वोल्टेज और चटपटे वीडियो रोज़ बना सकूं। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं कल।